कहानी टोक्यो शहर से शुरू होती है, जहां शून्य ताकाहाड़ा नाम का एक हाई स्कूल स्टूडेंट अपनी बोरिंग जिंदगी से बेहद परेशान है। शून्य दिमाग का काफी तेज है और उसे लगता है कि उसकी लाइफ में कोई रोमांच नहीं बचा। एक दिन वह भगवान से प्रार्थना करता है कि उसकी जिंदगी में कुछ दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण हो, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी ये दुआ कितनी खौफनाक तरीके से सच होने वाली है। अचानक उसकी क्लास में एक अजीब सा दारुमा डॉल प्रकट होता है। पहले तो सबको लगता है कि ये कोई मामूली खिलौना है, लेकिन अगले ही पल वो गुड़िया हिलने लगती है और एक खेल का ऐलान करती है। खेल सीधा था, रेड लाइट ग्रीन लाइट। नियम ये था कि जब गुड़िया अपनी पीठ घुमाकर कुछ बोलेगी तब स्टूडेंट्स हिल सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखेगी सबको वहीं जम जाना होगा। शुरू में स्टूडेंट्स को लगा कि ये कोई मजाक है। इसी बीच दो लड़के दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश करते हैं, तभी गुड़िया अचानक पीछे मुड़ती है। एक पल के अंदर उन दोनों के सिर धमाके के साथ उड़ जाते हैं और पूरी क्लास में खून फैल जाता है। अब सबकी हालत खराब हो चुकी थी। दरवाजा अंदर से लॉक था और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। स्टूडेंट्स को समझ आ गया कि एक छोटी सी हरकत का मतलब है सीधी मौत। पूरी क्लास में चीख पुकार मच जाती है। तभी साताके नाम का एक लड़का इस खूनी खेल को पहचान लेता है। वो सबको बताता है कि ये जापान का मशहूर बच्चों वाला खेल दारुमा सान गकरोंडा है। अब खेल शुरू हो चुका था और गुड़िया बार बार वही मंत्र दोहराने वाली थी। जब गुड़िया मंत्र बोल रही होती है उस दौरान स्टूडेंट्स को टीचर की डेस्क के पास लगे एक बटन तक पहुंचना होता है, लेकिन जैसे ही मंत्र खत्म होता है और गुड़िया पीछे मुड़ती है, अगर उस वक्त कोई भी हिलता हुआ पाया गया तो उसका शरीर पल भर में हजारों छोटे लाल मोतियों की तरह बिखर जाता है। पूरी क्लास खौफ से भर जाती है। हर कोई कांप रहा है और रो रहा है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी साताके फिर से हिम्मत जुटाता है। वो सबको बताता है कि इस खेल को खत्म करने का एक रास्ता है। वो दारुमा डोल की पीठ की तरफ इशारा करता है जहाँ एक बटन लगा है। अगर कोई उस बटन को दबा देता है तो ये खूनी खेल रुक जाएगा। ये सुनकर एक स्टूडेंट रिस्क लेने का फैसला करता है। जैसे ही गुड़िया धीरे धीरे मंत्र बोलना शुरू करती है, वो लड़का बटन की तरफ तेजी से दौड़ता है, लेकिन गुड़िया को उसके इरादे का अंदाजा हो जाता है। वो अचानक बहुत तेजी से मंत्र खत्म करके पीछे मुड़ जाती है। वो स्टूडेंट उस वक्त भी भाग रहा था और अगले ही पल उसका सिर पॉपकॉर्न की तरह फट जाता है। चारों तरफ फिर से खून की बौछार हो जाती है। अब स्टूडेंट्स को एक और भी भयानक चीज दिखाई देती है। गुड़िया की पीठ पर एक टाइमर चल रहा है और खेल खत्म होने में 1 मिनट से भी कम का समय बचा है। दहशत और बढ़ जाती है। कई स्टूडेंट्स अपना आपा खो देते हैं और बटन दबाने की होड़ में पागलों की तरह गुड़िया की तरफ दौड़ पड़ते हैं, लेकिन सही समय का अंदाजा न होने की वजह से गुड़िया बार बार पीछे मुड़ती है और एक के बाद एक सबके सिर फटने लगते हैं। महज कुछ ही सेकंड्स में लगभग पूरी क्लास खत्म हो जाती है। अब जब सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं तो क्लास में केवल 2 ही लड़के जिंदा बचे हैं, शून्य और साताके। जब शून्य और साताके देखते हैं कि अब और कोई चारा नहीं बचा है तो वे दोनों मिलकर काम करने का फैसला करते हैं। साताके तुरंत नीचे झुक जाता है और शून्य से कहता है कि वह उसकी पीठ पर चढ़कर छलांग लगाए ताकि बटन तक पहुंच सके। ठीक आखिरी पल में जब टाइमर पर सिर्फ 1 सेकंड बचा होता है, शून्य हवा में उछलकर गुड़िया की पीठ पर लगा बटन दबा देता है। बटन दबते ही दारुमा डोल हिलना बंद कर देती है और ठंडे दिमाग से ऐलान करती है कि खेल खत्म हो गया है। शून्य और साताके राहत की सांस लेते हैं। उन्हें लगता है कि वे दोनों बच गए हैं और वे मुस्कुराते हुए जीत का जश्न मनाने लगते हैं, लेकिन अगले ही पल एक जोरदार धमाका होता है। अचानक साताके का सिर फट जाता है। शून्य सदमे में वहीं जम जाता है। तभी गुड़िया एक बेजान आवाज में घोषणा करती है कि खेल सिर्फ वही जीतता है जिसने बटन दबाया हो। चूंकि बटन शून्य ने दबाया था इसलिए सिर्फ वही विजेता है। साताके अब मर चुका था। शून्य को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। अपने साथियों की लाशों के बीच घिरा हुआ वह मदद के लिए चिल्लाने लगता है, इस उम्मीद में कि स्कूल के बाहर कोई उसकी आवाज सुन ले। मगर तभी वह गुड़िया फिर से बोल पड़ती है। वह एक अजीब लहजे में कहती है, मैं चूहा हूँ और बिल्ली आ रही है। किसी को समझ नहीं आता कि इस पहेली का क्या मतलब है, लेकिन यह साफ था कि यह अगले खूनी खेल का संकेत है। तभी अचानक क्लास का दरवाजा खुलता है। दरवाजे पर शून्य की बचपन की दोस्त ईचा अकामोटो खड़ी थी। वह पूरी तरह सहमी हुई और सदमे में दिख रही थी। शून्य तुरंत उसकी तरफ भागता है और उससे पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। ईचा बताती है कि उसने भी अपनी क्लास में यही दारुमा गेम खेला था, लेकिन जैसे ही उसने बटन दबाया उसके बाकी सारे क्लासमेट्स तुरंत मारे गए। ये सुनकर शून्य को एहसास होता है कि उसके साथ भी बिल्कुल यही हुआ है। दोनों बुरी तरह डर जाते हैं और तुरंत पुलिस को फोन करने का फैसला करते हैं। शून्य अपना फोन निकालता है, लेकिन वहाँ सिग्नल पूरी तरह गायब थे। मदद की तलाश में वे स्कूल से बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें एक और खौफनाक सच्चाई पता चलती है। स्कूल का हर दरवाजा बाहर से लॉक है। सिर्फ एक दरवाजा खुला था
जो उन्हें सीधा जिम्नेजियम की तरफ ले जा रहा था। मजबूर होकर शून्य और ईचा अंदर जाते हैं और उनके कदम रखते ही पीछे का दरवाजा जोरदार धमाके के साथ बंद हो जाता है। वे एक बार फिर फंस चुके थे, लेकिन इस बार वे अकेले नहीं थे। जिम के बीचों बीच पहले से ही कुछ और स्टूडेंट्स खड़े थे, जिनमें से कुछ ने चूहे की ड्रेस रैट कॉस्ट्यूम पहन रखी थी। जब शून आगे बढ़ता है तो उसे जमीन पर कुछ जापानी शब्द लिखे मिलते हैं। ध्यान से पारछने पर उसे समझ आता है कि ये अगले खेल के नियम है। वहाँ लिखा था, जीतने के लिए बिल्ली को घंटी पहनाओ। अभी सब इसका मतलब समझ ही रहे थे कि चूहे की ड्रेस पहने एक स्टूडेंट सबको चेतावनी देता है कि जो भी बिना कॉस्ट्यूम के है वो जल्दी से इसे पहन ले, वरना पता नहीं उनके साथ क्या होगा। इससे पहले कि कोई कुछ सोच पाता, जिम के बीचों बीच जमीन फटने लगती है और नीचे से एक विशालकाय मनेकी नेको यानी एक बहुत बड़ी लकी कैट की मूर्ति धीरे धीरे ऊपर आती है। तभी वहाँ एक म्यूजिक बजने लगता है और वो विशाल बिल्ली अचानक जिंदा हो जाती है। बिना किसी चेतावनी के वो बिल्ली तेजी से आगे बढ़ती है और चूहे की ड्रेस पहने एक स्टूडेंट को एक ही बार में जिंदा निगल जाती है। हर तरफ चीख पुकार मच जाती है। स्टूडेंट्स अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग दिशाओं में भागने लगते हैं और वो विशाल बिल्ली उनका पीछा शुरू कर देती है। एक पल ऐसा आता है जब बिल्ली ईचा की तरफ बढ़ती है। शून्य को लगता है कि अब ईचा की मौत पक्की है, लेकिन अजीब बात ये थी कि बिल्ली उस पर हमला नहीं करती। इसके बजाय वो अपनी गर्दन को स्प्रिंग की तरह लंबी करती है और जिम के दूसरे कोने में खड़े उन स्टूडेंट्स को निगल जाती है जिन्होंने चूहे वाली ड्रेस पहनी थी। भागते हुए ईचा की नजर फर्श पर लुढ़कती हुई एक घंटी पर पड़ती है। उसी वक्त शून्य को एक और जरूरी चीज दिखती है। उस बिल्ली के गले में एक पटा है जिससे बास्केटबॉल का एक हूप लटका हुआ है। अब शून्य को जमीन पर लिखे उस मैसेज का असली मतलब समझ आता है। बिल्ली को घंटी पहनाओ, यानी उस घंटी को बास्केटबॉल की तरह उस हूप के अंदर डालना था। शून्य चिल्लाकर सबको घंटी के बारे में बताता है। बास्केटबॉल टीम का एक स्टूडेंट घंटी झपट लेता है और ईचा से उसे पास करने को कहता है। वो पूरी ताकत और सटीक निशाने के साथ घंटी को हूप की तरफ फेंकता है, लेकिन इससे पहले कि घंटी अंदर जाती, बिल्ली उसे बीच में ही रोक लेती है और घंटी को इतनी जोर से वापस फेंकती है कि वो सीधा उस स्टूडेंट को लगती है। वो लड़का दीवार से टकराकर वहीं दम तोड़ देता है। इसके बाद बिल्ली सीधा शून्य की तरफ देखती है, लेकिन फिर भी उस पर हमला नहीं करती। वो मुड़कर चूहे की ड्रेस पहने एक और स्टूडेंट को अपना शिकार बना लेती है। तभी शून्य को एक बात समझ आती है, ये बिल्ली सिर्फ चूहों रैट कॉस्ट्यूम वालों का शिकार कर रही है। वो तुरंत सबको चिल्लाकर अपनी अपनी ड्रेस उतारने को कहता है। स्टूडेंट्स को लगता है कि ड्रेस उतारते ही वे सुरक्षित हो जाएंगे, इसलिए वे जल्दी जल्दी कॉस्ट्यूम उतार देते हैं। लेकिन तभी पासा पलट जाता है। बिल्ली फिर से हमला शुरू कर देती है और इस बार वो सबको मारना शुरू करती है, चाहे किसी ने ड्रेस पहनी हो या नहीं। पूरे जिम में एक बार फिर मौत का तांडव शुरू हो जाता है। स्टूडेंट्स अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं। इसी भगदड़ में ईचा फर्श पर गिर जाती है और इत्तेफाक से घंटी उसके बिल्कुल पास होती है। तभी सबकी नजर टाइमर पर पड़ती है। खेल खत्म होने में अब सिर्फ 3 मिनट बचे थे। विशाल बिल्ली धीरे धीरे ईचा की तरफ बढ़ती है और उसे खाने के लिए अपना डरावना मुंह खोलती है। लेकिन इससे पहले कि वो ईचा को निगलती, शून्य अचानक चूहे वाली ड्रेस पहनकर सामने आ जाता है। वो बिल्ली के सामने इधर उधर भागकर उसका ध्यान भटकाने लगता है। बिल्ली ईचा को छोड़कर शून्य का पीछा करने लगती है। भागते हुए शून्य चिल्लाकर किसी को घंटी फेंकने के लिए कहता है, लेकिन बास्केटबॉल प्लेयर का अंजाम देख चुके बाकी स्टूडेंट्स इतने डरे हुए थे कि कोई भी मौत का रिस्क नहीं लेना चाहता था। तभी एक अजीब चीज होती है। चूहे वाली ड्रेस पहनने की वजह से शून्य को एक आवाज सुनाई देने लगती है। ये उस बिल्ली की आवाज थी। शून्य को समझ आता है कि बिल्ली बार बार कह रही है कि उसकी पीठ में बहुत खुजली हो रही है। वो चाहती है कि कोई उसकी पीठ खुजला दे ताकि वो चैन से सो सके। बिल्ली की ये बात समझते ही शून्य फौरन उसके पीछे भागता है और कूदकर उसकी पीठ पर चढ़ जाता है। वो वहां लगी रस्सियों को पकड़ लेता है और बिल्ली की पीठ खुजलाना शुरू कर देता है। ये तरीका काम कर जाता है। विशाल बिल्ली को सुकून मिलता है और वो हमला करना बंद कर देती है। वो और ज्यादा खुजलाने की जिद करने लगती है। शून्य जानता था कि वो अकेला ये काम ज्यादा देर तक नहीं कर पाएगा, इसलिए वो बाकी स्टूडेंट्स से मदद मांगता है। शून्य की हिम्मत देख ईचा सबसे पहले बिल्ली की पीठ पर कूदती है ताकि उसकी मदद कर सके। जल्द ही बाकी स्टूडेंट्स भी हिम्मत जुटाते हैं और बिल्ली की पीठ पर चढ़कर उसे खुजलाने लगते हैं। कुछ देर बाद वो विशाल बिल्ली सुकून से गहरी नींद में सो जाती है। अब सबके पास सुनहरा मौका था। शून्य घंटी उठाता है और उसे हूप में फेंकने की तैयारी करता है, लेकिन तभी बाकी स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं। उन्हें याद आता है कि पहले गेम में सिर्फ एक ही इंसान जिंदा बचा था। वे आपस में बहस करने लगते हैं कि घंटी कौन फेंकेगा। उनकी ऊंची आवाजों से बिल्ली की नींद खुल जाती है। पलक झपकते ही वो बिल्ली 2 स्टूडेंट्स के टुकड़े टुकड़े कर देती है। अब उसे दोबारा सुलाने का वक्त नहीं बचा था। शून्य तेजी से दिमाग चलाता है और एक नया प्लान बनाता है। वह एक फटा हुआ बास्केटबॉल उठाता है और ईचा को घंटी के साथ लॉकर रूम में चलने को कहता है। थोड़ी देर बाद वे वापस आते हैं। अब घंटी को उस फटे हुए बास्केटबॉल के अंदर छिपाकर चूहे वाली ड्रेस से लपेट दिया गया था। शून्य और ईचा 2 अलग अलग दिशाओं से बिल्ली की तरफ बढ़ते हैं ताकि उसे उलझा सकें कि घंटी किसके पास है। भागते हुए शून्य बास्केटबॉल दिखाने का नाटक करता है ताकि सबको लगे कि असली थ्रो वही करने वाला है।
है। बिल्ली का पूरा ध्यान ईचा पर था। वो उसका शॉट रोकने के लिए तैयार होती है, लेकिन ये सब शून्य के प्लान का हिस्सा था। आखिरी पल में शून्य खुलासा करता है कि घंटी बॉल के अंदर छिपी है और वो उसे हूप की तरफ उछाल देता है, लेकिन बदकिस्मती से उसका निशाना चूक जाता है और घंटी बास्केट के बिल्कुल पास गिर जाती है। सबको लगता है कि खेल अब खत्म हो गया है, लेकिन तभी अमाया नाम का एक खूंखार स्टूडेंट बिल्ली के ऊपर से नीचे छलांग लगाता है। वो बॉल उठाता है और पूरी ताकत से उसे बास्केटबॉल डंक की तरह हूप में दे मारता है। घंटी अंदर गिर जाती है। आखिरी सेकंड में ही वो लोग चैलेंज जीत जाते हैं। विशाल बिल्ली तुरंत बंद हो जाती है। कुछ सेकंड बाद वो दोबारा चालू होती है, सिर्फ विनर्स अनाउंस करने के लिए, अमाया, शून्य और इचिका। लेकिन तभी शून्य को कुछ अजीब महसूस होता है। बाकी स्टूडेंट्स बिल्कुल हिल नहीं रहे थे। जब वो ध्यान से देखता है तो अमाया हाथ में लोहे की रॉड लेकर घूम रहा था और उसने सभी स्टूडेंट्स को बेहोश कर दिया था। उसका दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका था। अमाया धीरे धीरे शून्य और इचिका के पास आता है और कहता है कि भगवान ने उन्हें चुना है और सिर्फ चुने हुए लोग ही जिंदा रहने के लायक हैं। ये सुनकर इचिका गुस्से में कहती है कि वो पूरी तरह पागल हो चुका है। वो उसे चेतावनी देती है कि खुद की तुलना शून्य से कभी मत करना। अमाया को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो गुस्से में इचिका की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी शून्य तुरंत उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसी पल विशाल बिल्ली अचानक कमरे में गैस छोड़ देती है। कुछ ही सेकंड में तीनों बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। इसी बीच पूरी दुनिया में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। न्यूज चैनल्स रिपोर्ट करने लगते हैं कि कई युवा लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो रहे हैं और उसी समय दुनिया के अलग अलग शहरों के आसमान में विशाल तैरते हुए क्यूब्स दिखाई देने लगते हैं। किसी को नहीं पता था कि ये क्यूब्स आखिर आए कहां से हैं। इसी बीच एक क्यूब के अंदर शून्य धीरे धीरे होश में आता है। वो आसपास देखता है और सामने ताई को पाता है, जो उसका पुराना स्कूलमेट था और सालों पहले दूसरे स्कूल में ट्रांसफर हो गया था। उनके साथ कमरे में दो और स्टूडेंट्स मौजूद थे, टायरा और ता। वो लोग बताते हैं कि उन्होंने भी अपने अपने स्कूल में डारुमा गेम और जायंट कैट चैलेंज सर्वाइव किया था। बात करते करते अचानक शून्य को एक अजीब चीज नोटिस होती है। कमरे में मौजूद हर इंसान की सरनेम टी से शुरू हो रही थी। तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक शक आता है, शायद सर्वाइवर्स को अल्फाबेट के हिसाब से अलग अलग कमरों में बांटा गया है। और तभी शून्य को इचिका याद आती है। उसकी सरनेम अकमोटो थी, मतलब वो किसी दूसरे कमरे में हो सकती है और शायद अमाया के साथ भी। ये सोचकर शून्य तुरंत दरवाजे की तरफ जाता है, लेकिन दरवाजा पूरी तरह लॉक था। वो जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है, उम्मीद करते हुए कि शायद बाहर कोई सुन ले, लेकिन टायरा उसे रोक देता है। वो बेहद घमंडी जीनियस था और उसे पूरा यकीन था कि उन्हें बचाने कोई नहीं आने वाला। फिर वो कमरे में एक हॉलोग्राम स्क्रीन एक्टिवेट करता है। स्क्रीन पर दुनिया भर की न्यूज चल रही थी। हर शहर के आसमान में वही विशाल क्यूब्स दिखाई दे रहे थे और कई युवा लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो रहे थे। तभी सबको सच समझ आता है। वो लोग उन्हीं क्यूब्स में से एक के अंदर फंसे हुए थे। अब उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, अगले गेम का इंतजार करना। उसी समय अचानक दरवाजे पर नॉक होने लगता है। सबकी नजरें तुरंत दरवाजे की तरफ चली जाती हैं। धीरे धीरे लॉक्ड डोर अपने आप खुल जाता है और अंदर आते हैं चार छोटे कोकुशी डॉल्स। उनमें से एक डॉल सीधे टायरा की तरफ देखती है और उसे अगले गेम में हिस्सा लेने के लिए बुलाती है। अपनी इंटेलिजेंस पर जरूरत से ज्यादा भरोसा होने की वजह से टायरा बिना सोचे तुरंत गेम खेलने के लिए तैयार हो जाता है। फिर डॉल्स उन्हें गेम के रूल्स समझाते हैं। ये एक ट्रेडिशनल गेम था, कागो में। इस गेम में एक प्लेयर आंखों पर पट्टी बांधकर बीच में बैठता है, जबकि बाकी स्पिरिट्स उसके चारों तरफ घूमते हुए गाना गाते हैं। जैसे ही गाना रुकता है, प्लेयर के पास सिर्फ 10 सेकंड्स होते हैं ये गेस करने के लिए कि उसके पीछे कौन खड़ा है। अगर आंसर गलत हुआ तो मौत तय थी। टायरा को पूरा यकीन था कि वो आसानी से जीत जाएगा। वो जाकर बीच में बैठ जाता है और अपनी आंखों पर ब्लाइंड फोल्ड बांध लेता है। तभी डॉल्स उसके चारों तरफ घूमना शुरू कर देते हैं। पूरा कमरा उस अजीब गाने से गूंजने लगता है, लेकिन जैसे ही गाना अचानक रुकता है, टायरा के चेहरे का कॉन्फिडेंस गायब होने लगता है। कुछ सेकंड के लिए पूरा कमरा शांत हो जाता है। घबराहट में वो जल्दी से एक नाम बोल देता है, लेकिन उसका आंसर गलत था। तभी एक डॉल धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। उसकी आंखों से एक अजीब रोशनी निकलती है जो सीधे टायरा पर पड़ती है और अगले ही पल टायरा अपने शरीर का कंट्रोल खो देता है। उसका सिर बार बार जमीन पर जोर से टकराने लगता है, एक बार, दो बार, फिर लगातार, जब तक उसकी खोपड़ी पूरी तरह फट नहीं जाती। टायरा की मौत के बाद डॉल्स अगला नाम बुलाते हैं, ता। वो डर से कांपने लगती है। पहले तो वो गेम खेलने से साफ मना कर देती है, लेकिन डॉल्स उसे बताते हैं कि अगर उसने मना किया तो भी वो मारी जाएगी। कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मजबूर होकर तब बीच में जाकर बैठ जाती है। गेम शुरू होता है। डॉल्स फिर उसके चारों तरफ घूमते हुए गाना गाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही गेसिंग का समय आता है तब पूरी तरह पैनिक में चली जाती है। उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और देखते ही देखते 10 सेकंड्स खत्म हो जाते हैं। वो तुरंत डिस्क्वालीफाइड हो जाती है। डर के मारे तब वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन डॉल्स उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। इस बार वो लाइट बीम इस्तेमाल नहीं करते। हर डॉल उसके शरीर का एक हिस्सा पकड़ लेती है और फिर
उसे अलग अलग दिशाओं में खींचना शुरू कर देती है। कुछ ही सेकंड में उसका शरीर चीर कर अलग कर दिया जाता है। अब कमरे में सिर्फ 2 लोग बचे थे, शून्य और ताई डॉल्स। अगला टर्न ताई को खेलने के लिए देते हैं, लेकिन शून्य समझ जाता है कि वो इतनी डरी हुई है कि ठीक से सोच भी नहीं पा रही, इसलिए वो तुरंत आगे बढ़ता है और उसकी जगह खुद गेम खेलने का फैसला करता है। शून्य कमरे के बीच में जाकर बैठ जाता है, फिर अपनी आंखों पर ब्लाइंड फोल्ड बांध लेता है। एक बार फिर डॉल्स उसके चारों तरफ घूमते हुए वही अजीब गाना गाना शुरू कर देते हैं। पूरा कमरा उस डरावनी आवाज से भर जाता है, लेकिन जैसे ही गाना रुकता है शून्य तुरंत जवाब नहीं देता। वो चुपचाप बैठा रहता है, हर छोटी आवाज को ध्यान से सुनता हुआ। तभी अचानक एक डॉल बोलती है कि टाइम अप हो चुका है। उसी पल शून्य जोर से उस डॉल का नाम बोल देता है जो उसके पीछे खड़ी थी। डॉल्स फिर से कहते हैं कि उसका टाइम खत्म हो चुका है, लेकिन इस बार शून्य बिल्कुल शांत रहता है। फिर वो अपना फोन निकालता है और कहता है कि उसने पूरा गेम रिकॉर्ड किया था। जब रिकॉर्डिंग चेक की जाती है तो पता चलता है कि उसके जवाब देने से पहले सिर्फ 6 सेकंड्स ही हुए थे। मतलब उसने सही आंसर टाइम लिमिट के अंदर दिया था। अब डॉल्स भी हैरान हो जाते हैं। वो शून्य से पूछते हैं कि आखिर उसने ये सब समझा कैसे। तब शून्य उन्हें बताता है कि पिछले हर राउंड में डॉल्स अपनी पोजीशंस नहीं बदल रहे थे और हर बार वही एक डॉल टाइम खत्म होने की अनाउंसमेंट कर रही थी, इसलिए उसने सिर्फ आवाज सुनकर अंदाजा लगा लिया कि कौन कहाँ खड़ा है। शून्य का जवाब बिल्कुल सही था और अगले ही पल सभी डॉल्स धीरे धीरे धूल में बदलने लगते हैं। कुछ सेकंड बाद कमरे में सिर्फ राख बचती है। फिर उसी राख के बीच फ्लोर पर एक छोटी सी की दिखाई देती है। अब कमरे में कोई ऑब्स्टिकल नहीं बचा था। शून्य और ताई तुरंत की उठाते हैं और साथ में रूम से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन हॉलवे में कदम रखते ही दोनों रुक जाते हैं। उनके सामने एक दूसरा स्टूडेंट जान बचाकर भाग रहा था। उसके हाथ में भी एक की थी और उसके पीछे एक कोकुशी डॉल उसका पीछा कर रही थी। भागते हुए वो लड़का जोर से चिल्लाता है, ये डॉल्स सिर्फ उन्हीं लोगों पर हमला करती हैं जो अकेले होते हैं। वो लड़का जल्दी से उन्हें बताता है कि अगर वो लोग हाथ पकड़कर साथ रहें तो डॉल उन पर हमला नहीं करेगी, मतलब जो अकेला होगा सिर्फ वही मारा जाएगा। ये सुनते ही तीनों तुरंत एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। डॉल धीरे धीरे उनके पास आती है। कुछ सेकंड तक उन्हें ध्यान से देखती रहती है, जैसे कंफर्म कर रही हो कि वो सच में साथ हैं। फिर वो बिना कुछ किए मुड़ जाती है और किसी दूसरे अकेले स्टूडेंट को ढूंढने चली जाती है। अब शून्य के ग्रुप के पास 2 कीज हो चुकी थी। तीनों क्यूब के लंबे कॉरिडोर्स में आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। तीनों तुरंत आवाज की तरफ भागते हैं और वहां पहुंचते ही शून्य का चेहरा बदल जाता है। वो इचिका थी। वो उसी लोनली डॉल से जान बचाकर भाग रही थी। एक सेकंड भी सोचे बिना शून्य बाकी लोगों का हाथ छोड़ देता है और सीधे उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। आखिरी पल में वो इचिका को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। डॉल बस कुछ कदम दूर रुक जाती है। अब वो अकेली नहीं थी। कुछ देर बाद दूसरे हॉलवे में 2 स्टूडेंट्स को एक अजीब चीज दिखाई देती है। दीवार के अंदर फंसा हुआ एक विशाल लकड़ी का सिर, उसके माथे पर एक टाइमर चल रहा था और नीचे बने हुए थे 7 की होल्स। जब शून्य का ग्रुप वहां पहुंचता है तो उन्हें पता चलता है कि उन दोनों स्टूडेंट्स के पास भी 2 कीज हैं। सब मिलाकर काउंट किया जाता है। अब उनके पास कुल 4 कीज थी, लेकिन अभी भी 3 कीज कम थी। उधर टाइमर तेजी से नीचे जा रहा था। सिर्फ 2 मिनट से थोड़ा ज्यादा टाइम बचा था। सबके चेहरे पर पैनिक साफ दिखाई देने लगता है, लेकिन तभी अचानक 3 कीज उनके सामने आकर गिरती हैं। सबकी नजर तुरंत सामने जाती है और अगले ही पल अमाया अंधेरे हॉलवे से बाहर आता है। उसके साथ एक दूसरा स्टूडेंट भी था, जिसे वो लोनली डॉल से बचने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। अब आखिरकार उनके पास 7 कीज थी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ही अमाया अचानक उस स्टूडेंट को जोर से धक्का मार देता है, जैसे वो कोई इंसान नहीं, बस इस्तेमाल करने की चीज हो। फिर वो बिल्कुल शांत आवाज में ग्रुप से कहता है कि उसे भी साथ शामिल कर लें, क्योंकि अगले स्टेज तक पहुंचने के लिए सभी को इन कीज की जरूरत थी। कोई दूसरा रास्ता ना होने की वजह से आखिरकार ग्रुप अमाया को अपने साथ शामिल कर लेता है। फिर वो लोग 7 कीज उस विशाल लकड़ी के सिर में डालते हैं, लेकिन असली खेल अभी शुरू भी नहीं हुआ था। उन 7 चाबियों ने एक ऐसा दरवाजा खोल दिया जहां हर कदम पर मौत उनका इंतजार कर रही थी। अब आगे जो होने वाला था वो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक, ज्यादा डरावना और पूरी तरह पागलपन से भरा था। टू बी कंटिन्यूड इन पार्ट 2।